आज हम ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहरी चर्चा करने जा रहे हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। हाँ। ये अक्सर एसएससी, बैंक और दूसरे सरकारी एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूज करते हैं। लेकिन आज हमारा मिशन इन्हें रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे के लॉजिक को समझना है। बिल्कुल। प्रेपोजिशंस भाषा की नींव होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रैंडम नहीं होते। अच्छा। हर प्रेपोजिशन का अपना एक किरदार होता है। जैसे टू हमेशा किसी मंजिल या दिशा की तरफ इशारा करता है और ऑफ किसी रिश्ते या हिस्सेदारी की बात करता है। आज हम देखेंगे कि ये किरदार अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर कैसे नई नई कहानियां बनाते हैं। ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। मतलब हम एक तरह से इनका कोड क्रैक करने वाले हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले पहुंच से जुड़े शब्दों का मायाजाल, फिर साथ और अपराध के अजीब रिश्ते को समझेंगे, और आखिर में जिम्मेदारी की पहेली को सुलझाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास शब्दों का एक समूह है जो एक्सेस से जुड़ा है। यहीं पर मुझे लगता है असली कंफ्यूजन शुरू होता है। हाँ, यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो लिस्ट में नंबर 11 है एक्सेस टू, जिसका मतलब है तक पहुंच। ये तो काफी आम है, लेकिन आपने जो टू का लॉजिक बताया वो यहाँ कैसे फिट होता है? बिल्कुल फिट होता है। यहाँ टू आपकी मंजिल या डेस्टिनेशन बता रहा है। आप किसी जगह या चीज की ओर पहुंच रहे हैं। अच्छा। सोचिए, आपके पास एक चाबी है जो आपको किसी कमरे तक टू पहुंच देती है। वो कमरा आपकी मंजिल है। हम्म। जैसे कि एक्सेस टू द इंटरनेट, यानी इंटरनेट तक पहुंच, हम्म। या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच। इन सब में टू उस चीज की तरफ इशारा कर रहा है जहां तक पहुंच चाहिए। ठीक है, ये तो साफ है। लेकिन यहां पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगला है नंबर 12, एक्सेसिबल टू, यानी के लिए उपलब्ध। हाँ। अब यही मैं अटकता हूं। एक्सेस टू द बिल्डिंग और द बिल्डिंग इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। सुनने में तो एक ही बात लग रही है। क्या हम असल में एक ही चीज को दो अलग तरीकों से नहीं कह रहे हैं? मुझे वो महीन धागा पकड़ना है जो इन्हें अलग करता है। ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि यही सब गड़बड़ करते हैं। वो महीन धागा ग्रामर का है। एक्सेस एक नाउन है, यानी पहुंच खुद एक चीज है, एक अधिकार है। एक अधिकार। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं आई हैव एक्सेस टू समथिंग। लेकिन एक्सेसिबल एक एडजेक्टिव है। ये किसी चीज की खासियत बताता है। कोई चीज एक्सेसिबल होती है। अच्छा, तो एक अधिकार है जिसे आप रखते हैं, और दूसरा एक विशेषता है जो किसी चीज में होती है। बिल्कुल। और ये एक पैटर्न है। अक्सर जब हम किसी चीज की खासियत बताते हैं तो हम उसे टू लगाकर किसी समूह से जोड़ते हैं। जैसे दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मी, या दिस इज विजिबल टू एवरीवन। वैसे ही द बिल्डिंग इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, यानी इमारत की ये खासियत है कि वो सभी के लिए उपलब्ध है। वाह, ये पैटर्न वाली बात में इसे एकदम साफ कर दिया। हाँ। तो मतलब सारा खेल नाउन और एडजेक्टिव का है। हाँ। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वाक्य में उसका रोल भी पहचानना होगा। ये तो ग्रामर का एक और टेस्ट हो गया। सही पकड़ा आपने। तो इसके कुछ उदाहरण देखें तो बात और साफ होगी। जैसे easily accessible to public, जनता के लिए आसानी से उपलब्ध। या फिर this website is not accessible to students, ये वेबसाइट छात्रों के लिए सुलभ नहीं है। यहाँ हर जगह किसी चीज को सुलभ या उपलब्ध बताया जा रहा है। समझ गया। और अब इस तिकड़ी का तीसरा शब्द, नंबर 13, accession to, यानी में प्रवेश या किसी पद को पाना। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है, और इसका इस्तेमाल बहुत खास, मतलब औपचारिक संदर्भों में होता है। अच्छा। ये किसी पद, सिंहासन या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल होने की प्रक्रिया है। जैसे जब कोई राजकुमार राजा बनता है तो उस प्रक्रिया को एक्सेशन टू द थ्रोन कहते हैं। एक्सेशन टू द थ्रोन। हाँ, यहाँ भी टू उस पद या स्थिति की ओर इशारा कर रहा है जिसे पाया जा रहा है। कमाल है। तो एक्सेस शब्द सत्ता तक पहुंचने की बात भी कर सकता है, और सत्ता और अधिकार के साथ अक्सर लोग भी होते हैं, जो हमें हमारे अगले शब्द अकम्पनीड बाई की तरफ ले जाता है। ये ट्रांजिशन कैसा था? बहुत बढ़िया। और आपका अगला शब्द अकम्पनीड बाय के साथ तुलनात्मक रूप से सरल है। हाँ, ये तो सीधा लगता है। यहाँ बाय उस व्यक्ति को दिखाता है जिसके साथ कोई जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अकम्पनीड बाय का प्रयोग हमेशा किसी सजीव प्राणी, खासकर व्यक्ति के लिए होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज साथ में है, जैसे कि बारिश के साथ तेज हवा चल रही है,
तो वहां बाय का इस्तेमाल नहीं होगा। आमतौर पर नहीं। उस स्थिति के लिए अकम्पनीड विद का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के साथ होने की बात करते हैं तो बाय सबसे सटीक है। ठीक है। जैसे द मिनिस्टर वॉज अकम्पनीड बाय ऑफिशियल्स, मंत्री के साथ अधिकारी थे। या शी वेंट टू द पार्टी अकम्पनीड बाय हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई। समझ गया। अब 7 से चलते हैं अपराध की तरफ। नंबर 15, अकम्प्लिस ऑफ, अपराध में सहयोगी। यहां प्रेपोजिशन बदलकर ऑफ हो गया है। ये क्यों? ये बदलाव बहुत जरूरी है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ऑफ का किरदार रिश्ता या हिस्सेदारी दिखाना है। रिश्ता। यहां ये रिश्ता एक अपराध के संदर्भ में है। आप मुख्य अपराधी के ऑफ सहयोगी हैं, आप उस अपराध का हिस्सा है। अच्छा। एक बैंक डकैती का सीन सोचिए, जहां एक ड्राइवर बाहर कार में इंतजार कर रहा है। वो मुख्य चोर का अकम्प्लिश ऑफ है। तो ऑफ का मतलब का या की वाला संबंध यहाँ भी लागू हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। मुझे एक पुराना मजाकिया वाकया याद आता है, जहां किसी ने कहा, आई वॉज एन अकम्प्लिस विद द शेफ इन मेकिंग द पास्ता। हाँ, ये तो गलत है। जाहिर है वो गलत था। आप शेफ के सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन अपराधी नहीं। अपराध के लिए हमेशा अकम्प्लिस ऑफ ही होता है। सही। तो इसके सही वाक्य होंगे अकम्प्लिस ऑफ द थीफ, चोर का सहयोगी, या ही वॉज अरेस्टेड एज एन अकम्प्लिस ऑफ द गैंग, उसे गिरोह के सहयोगी के रूप में गिरफ्तार किया गया। अपराध के बाद बारी आती है हिसाब किताब और जवाबदेही की। और यहीं पर हमारी अगली जोड़ी है जिसमें लोग सबसे ज्यादा उलझते होंगे। नंबर 16, अकाउंट फॉर का हिसाब देना, और नंबर 17, अकाउंटेबल टू के प्रति जवाब दे। बिल्कुल। यहां फॉर और टू के बीच का फर्क ही सारी कहानी है। क्या इस पर थोड़ा और रुक सकते हैं? जरूर। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे सरल तरीके से समझते हैं। अकाउंट फॉर में फॉर का मतलब है के लिए। के लिए। आप किसी चीज के लिए हिसाब दे रहे हैं। ये क्या का जवाब देता है। आपको किस चीज का हिसाब देना है। यू मस्ट अकाउंट फॉर द मिसिंग मनी। आपको गायब हुए पैसों का हिसाब देना होगा। अच्छा। बिल्कुल। अब आते हैं अकाउंटेबल टू पर। यहाँ टू फिर से दिशा दिखा रहा है। आप किसी व्यक्ति या संस्था की ओर या के प्रति जवाबदेह हैं। ये किसको का जवाब देता है? किसको? आप किसको जवाबदेह हैं? यू आर अकाउंटेबल टू योर मैनेजर। आप अपने प्रबंधक के प्रति जवाबदेह हैं। नेता लोग अकाउंटेबल टू द पब्लिक होते हैं, यानी जनता के प्रति जवाबदेह। ये तो बहुत ही साफ हो गया। तो एक में क्या का जवाब है, अकाउंट फॉर समथिंग, और दूसरे में किसको का जवाब है, अकाउंटेबल टू समवन। सही। जैसे एक कर्मचारी को अपने खर्चों के लिए अकाउंट फॉर करना पड़ता है और वो अपने बॉस के प्रति अकाउंटेबल टू होता है। आपने एकदम सटीक पकड़ लिया। यही इसका मूल अंतर है। और इसी जवाबदेही और आरोप से जुड़ा है हमारा अगला शब्द, नंबर 18, अक्यूज्ड ऑफ का आरोपित। बिल्कुल। यहाँ फिर से ऑफ आ गया, जो रिश्ता जोड़ रहा है। ये प्रेपोजिशन उस अपराध को उस व्यक्ति से जोड़ता है जिस पर आरोप लगा है। अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ऑफ यहाँ आरोप और अपराध के बीच का संबंध बना रहा है। इसके लिए तो कोर्टरूम का दृश्य दिमाग में आता है, जहां वकील किसी पर उंगली उठाकर कहता है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम। हाँ, ये एकदम सही विजुअलाइजेशन है। ऑफ के बाद हमेशा वो अपराध आता है जिसका आरोप लगा है। जैसे शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ लाइंग, उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। तो हमने जिम्मेदारी की इस पहेली को सुलझा लिया। अब कुछ रोजमर्रा की चीजों पर आते हैं। हमारी लिस्ट में अगला है नंबर 19, अकस्टम्ड टू के आदी। जी। ये मैं बहुत सुनता हूं। लोग अक्सर कहते हैं, आई एम यूज्ड टू इट। क्या अकस्टम्ड टू और यूज्ड टू में कोई फर्क है, या ये बस एक ज्यादा फॉर्मल तरीका है कहने का? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर है। क्या? अकस्टम टू अक्सर एक प्रक्रिया को दिखाता है, यानी धीरे धीरे किसी चीज की आदत पड़ना। जैसे कोई ठंडे देश से गर्म देश में आया है, शुरू में उसे बहुत गर्मी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो उस गर्मी का अकस्टम टू हो जाता है। अच्छा। वो उस मामौल के प्रति अनुकूलित हो जाता है। अच्छा, तो इसमें एक अडेप्टेशन या अनुकूलन का भाव है। हाँ, और यहाँ भी टू उस चीज या स्थिति की ओर इशारा कर रहा है जिसके आप आदी हो चुके हैं। ये आपकी नई सामान्य स्थिति बन गई है। जैसे ही इज अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क, वो कड़ी मेहनत का आदी है। या आई एम अकस्टम्ड टू दिस नॉइज, मैं इस शोर का आदी हूँ। और आज का हमारा आखिरी शब्द नंबर 20, अक्वेंट विद, से परिचित कराना। यहाँ विद का किरदार महत्वपूर्ण है।
विद का मतलब होता है के साथ। के साथ। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को किसी नई चीज, नए व्यक्ति या नई जानकारी के साथ जोड़ना या परिचित कराना। आप किसी को किसी चीज के साथ फेमिलियर करा रहे हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है जब कोई किसी पार्टी में अपने दोस्त को किसी अजनबी से मिलवाता है। लेट मी अक्वेंट यू विद माई फ्रेंड रोहन। बिल्कुल सही, आप उस नए व्यक्ति के साथ परिचित हो रहे हैं। इसके और उदाहरण हैं, प्लीज अक्वेंट मी विद द डिटेल्स, कृपया मुझे विवरणों से परिचित कराएं। या द न्यू एम्प्लॉयज नीड टू अक्वेंट देमसेल्व्स विद द कंपनी रूल्स, नए कर्मचारियों को कंपनी के नियमों से खुद को परिचित कराने की जरूरत है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक्सेस, एक्सेसिबल और असेशन जैसे शब्द सिर्फ एक प्रेपोजिशन या उनकी ग्रामेटिकल रूप की वजह से बिल्कुल अलग मतलब देते हैं, और कैसे अकाउंट फॉर और अकाउंटेबल टू में एक छोटा सा फर्क जिम्मेदारी की दिशा बदल देता है, फॉर समथिंग और टू समवन। यही भाषा की खूबसूरती और उसका लॉजिक है। हर प्रपोजिशन का अपना एक वजन और एक दिशा होती है। तो अक्सर एक मंजिल दिखाता है, बाय एक साथी को, ऑफ एक संबंध या हिस्सेदारी को, और विथ एक जुड़ाव को। अगर हम इस कोड को समझ जाएं, तो इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगली बार जब आप इन शब्दों को देखें, तो सिर्फ शब्द को नहीं, बल्कि उसके साथ लगे प्रपोजिशन के किरदार पर भी ध्यान दें। वही असली कहानी बताता है। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। क्या कोई ऐसा शब्द है जो अलग-अलग प्रपोजिशंस के साथ जुड़कर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत या अप्रत्याशित अर्थ दे सकता है? इस पर विचार करना भाषा की हमारी समझ को और भी गहरा करेगा। वोकैबुलरी के सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन शायद सबसे स्कोरिंग हिस्सों में से एक में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं होमोनिम्स और होमोफोन्स की। एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये अक्सर किसी जाल की तरह बिछाए जाते हैं, जहां एक शब्द सुनने में कुछ और लगता है या स्पेलिंग इतनी मिलती जुलती होती है कि मतलब ही उलट पुलट हो जाता है। और ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, हर जगह शब्दों की ये बारीक समझ ही आपको दूसरों से आगे ले जाती है। असल में ये अंग्रेजी भाषा की एक पहेली को सुलझाने जैसा है। एक ही आवाज, लगभग एक ही लिखावट, लेकिन मतलब बदलते ही पूरी कहानी बदल जाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये कम्युनिकेशन के कोर को समझने की कला है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग और एग्जाम स्मार्ट सफर पे निकलते हैं, जहां शब्द वही होंगे लेकिन उनके मायने कई होंगे। आज हम द सटल आर्ट ऑफ वर्ड डिस्क्रिमिनेशन से मिले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़ों की गहराइयों में उतरेंगे। शुरुआत करते हैं एक ऐसे जोड़े से जिसे लोग लगभग रोजाना की बातचीत में एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्सीडेंट और इंसिडेंट। सुनने में तो ये भाई भाई लगते हैं, पर इनके मतलब में काफी बड़ा अंतर है ना? बहुत बड़ा। चलिए पहले एक्सीडेंट को समझते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, यानी संज्ञा, और इसका जो कॉम मीनिंग है वो है एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग दैट अकर्स अनइंटेंशनली। अच्छा, मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो अनजाने में हो जाए। एकदम सरल शब्दों में कहें तो दुर्घटना। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, और अनइंटेंशनली यानी अनजाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट शब्द के डीएनए में ही एक नेगेटिव फीलिंग छुपी हुई है। बिल्कुल। एक्सीडेंट शब्द सुनते ही दिमाग में कुछ बुरा और अचानक हुई घटना की तस्वीर बननी चाहिए, जैसे सड़क पर गाड़ियों की टक्कर या किसी का केले के छिलके पर फिसल जाना। हाँ बिल्कुल, ये कभी भी प्लान्ड या पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर इंसिडेंट इससे अलग कैसे है? अब आते हैं इंसिडेंट पर। ये भी एक नाउन है, लेकिन इसका मतलब है एन इंडिविजुअल ऑकरेंस और इवेंट, मतलब कोई भी एक अकेली घटना। कोई भी घटना, अच्छी या बुरी। यही तो फर्क है। इंसिडेंट शब्द अपने आप में न्यूट्रल है, यानी तटस्थ। ये एक खाली कैनवस की तरह है। आप इसके आगे पीछे जो शब्द लगाएंगे ये वैसा ही रंग ले लेगा। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब अगर मैं कहूं अ ट्रैजिक इंसिडेंट, तो ये एक दुखद घटना बन गई। सही। और अगर कहूं अ फनी इंसिडेंट, तो ये एक मजेदार किस्सा बन गया। एग्जैक्टली। जबकि एक्सीडेंट शब्द में अनफॉर्चुनेट का रंग पहले से मिला हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक्सीडेंट एक इंसिडेंट होता है। क्योंकि वो भी तो एक घटना ही है। हाँ, लेकिन हर इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होता। ऑफिस की कोई मीटिंग या बचपन का कोई यादगार किस्सा एक इंसिडेंट है, एक्सीडेंट नहीं। वाह, ये दिखाता है कि कुछ शब्द अपने आप में ही
एक पूरी कहानी लेकर चलते हैं और गलत शब्द का चुनाव एक गंभीर दुर्घटना को एक सामान्य घटना की तरह दिखा सकता है। बिल्कुल। चलिए अब अगले शब्द पर चलते हैं। ये शब्द है एड्रेस। इसकी स्पेलिंग और उच्चारण एक ही है, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग किरदार निभाता है। सही कहा, ये होमोनिम का एक क्लासिक उदाहरण है। पहले इसका पहला किरदार देखते हैं, एक क्रिया का, एक वर्ब का। ओके, वर्ब के तौर पर जब एड्रेस एक क्रिया होता है तो इसका मतलब होता है टू स्पीक टू अ पर्सन और एन असेंबली, यानी किसी व्यक्ति या सभा को संबोधित करना। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्र को एड्रेस करते हैं। हाँ, ये एक मैनेजर अपनी टीम को एड्रेस करता है। ये एक एक्शन है, एक काम है। ठीक है। और दूसरा किरदार? दूसरा किरदार एक संज्ञा का है, एक नाउन का, और ये वो मतलब है जिसे हम सब जानते हैं। द नंबर ऑफ द बिल्डिंग, द नेम ऑफ द स्ट्रीट एंड प्लेस वेयर समबडी लिव्स और वर्क्स। मतलब किसी का पता, घर का या दफ्तर का। जी, ये कोई एक्शन नहीं बल्कि एक जानकारी है, एक सूचना है। तो एक ही शब्द एक जगह बोलने की क्रिया है और दूसरी जगह किसी लोकेशन की जानकारी, मतलब वाक्य का संदर्भ ही इसका असली मतलब तय करेगा। बिल्कुल, जैसे द मैनेजर विल एड्रेस द एम्प्लॉइज में ये एक क्रिया है, और प्लीज राइट डाउन योर फुल एड्रेस में ये एक संज्ञा है। एक ही शब्द के दो बिल्कुल अलग चेहरे। और यही अंग्रेजी की खूबसूरती और जटिलता है। आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है कि शब्द किस भूमिका में इस्तेमाल हो रहा है। हमने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों यानी एक्सीडेंट्स की बात की, लेकिन कई बार चुनौती कोई स्थिति नहीं बल्कि कोई इंसान या विरोधी ताकत होती है। और यहीं पर एक और कंफ्यूजिंग जोड़ा सामने आता है, एडवर्सिटी और एडवर्सरी। हाँ, और ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। स्पेलिंग में सिर्फ आई और ए का फर्क है, लेकिन मतलब जमीन आसमान का। बिल्कुल, और एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है। पहले बात करते हैं एडवर्सिटी की। स्पेलिंग है ADVERSITY। ध्यान दीजिएगा, आई है। आई, ठीक है। ये एक नाउन है और इसका मतलब है एन अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी एक प्रतिकूल स्थिति या आपदा। आपदा मतलब मुश्किल समय। हाँ, कठिनाई, विपत्ति। ये एक हालात को दर्शाता है, किसी व्यक्ति को नहीं। तो ये वो चुनौती है जो जिंदगी हमारे सामने रखती है, जैसे गरीबी, कोई लंबी बीमारी या कोई प्राकृतिक आपदा। तो हम कह सकते हैं कि किसी ने अपनी जिंदगी में बहुत एडवर्सिटी का सामना किया। एकदम सही। अब दूसरे शब्द को देखते हैं, एडवर्सरी। स्पेलिंग है ADVERSARY। यहाँ आई की जगह ए है। एडवर्सरी ये भी एक नाउन है, लेकिन इसका मतलब है एन एनिमी और अपोजिंग फोर्स, यानी विरोधी या शत्रु। अच्छा, तो एक हालात है और दूसरा एक इंसान या एक टीम। बिल्कुल। एडवर्सिटी किसी हालात को नहीं बल्कि किसी व्यक्ति, टीम या समूह को दर्शाता है जो आपके खिलाफ है, आपका प्रतिद्वंदी है। तो आप एडवर्सिटी का सामना करते हैं, लेकिन आप अपने एडवर्सरी को हराते हैं। जैसे शतरंज की खेल में आपके सामने बैठा खिलाड़ी आपका एडवर्सरी है। बहुत अच्छा पॉइंट है। महान कहानियां अक्सर इसी के बारे में होती है ना। हाँ, बिल्कुल। एक हीरो जो बड़ी एडवर्सिटी यानी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने सबसे बड़े एडवर्सरी यानी विरोधी से लड़ता है। एक शब्द आपकी लड़ाई के मैदान को बताता है और दूसरा आपके दुश्मन को। उन्हें एडवाइस कर रहे हैं। सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये दो अलग दुनियाएं हैं। और ये एक ऐसा कॉमन कंफ्यूजन है जो अच्छे लोगों से हो जाता है। यहाँ सारा खेल सी और एस का है। सी और एस का। पहला शब्द है एडवाइस, सी के साथ। ये एक नाउन यानी संज्ञा है और इसके उच्चारण पर भी ध्यान दें। ये स की ध्वनि के साथ खत्म होता है। एडवाइस। एडवाइस इसका मतलब है एन ओपिनियन ऑफर्ड एज अ गाइड, यानी सलाह, वो विचार या सुझाव जो दिया जाता है। ये एक चीज है। अच्छा, तो ये वो चीज़ है जो हम किसी से लेते या किसी को देते हैं, जैसे थैंक यू फॉर द एडवाइस या माय फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ सलाह अपने आप में एक वस्तु की तरह है। बिल्कुल। अब आते हैं एडवाइस पर, एस के साथ। एडवाइस ये एक वर्ब है यानी क्रिया, और इसके उच्चारण में भी फर्क है। ये जेड की ध्वनि के साथ खत्म होता है। एडवाइज। एडवाइस जेड साउंड। हाँ, इसका मतलब है टू गिव एडवाइस टू, यानी सलाह देना। ये सलाह देने का एक्शन है, वो काम जो किया जा रहा है। ये दिलचस्प है। तो अगर कोई दोस्त कहे माय एडवाइस टू यू इज टू रिलैक्स, यहाँ एडवाइस एक नाउन है। सही। लेकिन अगर वो कहे आई एडवाइज यू टू रिलैक्स, तो यहाँ एडवाइज एक वर्ब बन गया। बिल्कुल। मतलब
वाक्य का स्ट्रक्चर ही हमें बता देता है कि बात सलाह की हो रही है या सलाह देने की क्रिया की। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है। एडवाइस सी के साथ एक नाउन है जैसे काउंसिल, और एडवाइस एस के साथ एक वर्ब है जैसे सुपरवाइज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। सुपरवाइज ऐसा आता है और वो एक क्रिया है। हाँ, ये छोटा सा नियम आपको बहुत सारी गलतियों से बचा सकता है। वाकई ये बहुत मददगार है। चलिए, हमने जोड़ों की बात कर ली, अब एक तिकड़ी को सुलझाते हैं। ये तिकड़ी अक्सर लोगों को चक्कर में डाल देती है। एडॉप्ट, अडैप्ट और अडेप्ट। हाँ, यहां सिर्फ एक वॉवल ओ ए ई पूरी कहानी बदल देता है। हाँ, ये तिकड़ी सच में कमाल की है। चलिए एक एक करके इन्हें खोलते हैं। पहला है अडॉप्ट, बीच में ओ के साथ ADOPT। अडॉप्ट ये एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका मतलब है टू चूज और टेक एज वंस ओन, यानी गोद लेना या अपनाना, किसी चीज को चुनकर अपना बना लेना। इसका सबसे आम इस्तेमाल तो किसी बच्चे को गोद लेने के लिए होता है, लेकिन इसे और भी तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है ना? जरूर, आप किसी नई तकनीक को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी नई आदत को अडॉप्ट कर सकते हैं, या किसी नए विचार को अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, मूल विचार है बाहर से किसी चीज को लेकर अपना हिस्सा बना लेना। जैसे एक कंपनी ने काम करने का नया तरीका अडॉप्ट किया। ठीक है। तो अडॉप्ट का मतलब है अपनाना। अब अडैप्ट का क्या? बीच में ए के साथ। अडेप्ट, ADAPT, ये भी एक क्रिया है, वर्ब है। इसका मतलब है टू चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू एनवायरनमेंट और न्यू सिचुएशन, यानी नए माहौल या नई स्थिति के अनुसार खुद को अनुकूल बनाना या ढालना। अच्छा, तो यहां आप बाहर से कुछ ले नहीं रहे, नहीं, बल्कि खुद को बदल रहे हैं ताकि आप उस माहौल में फिट हो सके। बिल्कुल सही। अडॉप्ट में हम किसी चीज को अपने अंदर लाते हैं, और अडेप्ट में हम खुद को बाहर के हिसाब से बदलते हैं। जैसे गिरगिट रंग बदलकर माहौल के हिसाब से खुद को अडैप्ट करता है। परफेक्ट उदाहरण। या जब कोई नए शहर में जाता है तो वहां के रहन सहन और संस्कृति को अडेप्ट करता है। ये सर्वाइवल और लचीलेपन से जुड़ा शब्द है। समझ गया। अडॉप्ट मतलब अपनाना, अडैप्ट मतलब ढल जाना। और अब इस तिकड़ी का तीसरा सदस्य अडेप्ट, बीच में ई के साथ। ये तो इन दोनों से बिल्कुल अलग लगता है। बिल्कुल अलग। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि अडेप्ट एक एडजेक्टिव है, यानी विशेषण। ये कोई क्रिया नहीं है। एडजेक्टिव, ये क्रिया नहीं है। इसका मतलब होता है स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, यानी किसी काम में निपुण या कुशल। ये किसी व्यक्ति की खूबी बताता है। जो किसी काम में माहिर हो वो अडेप्ट है। तो इसका मतलब अडेप्ट एक क्वालिटी है, एक विशेषता है। जैसे हम कहते हैं ही इज अ स्किल्ड प्लेयर, वैसे हम कह सकते हैं ही इज एन अडेप्ट प्लेयर। एकदम, ये किसी के हुनर को बताने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका है। बिल्कुल सही। तो इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। हाँ। अडॉप्ट में ओ है, जैसे ओन करने में, यानी अपनाना। ओन, हाँ। अडेप्ट में ए है, जैसे एडजस्ट करने में, यानी ढल जाना। एडजस्ट, सही है। और अडेप्ट में ई है, जैसे एक्सपर्ट में, यानी किसी काम में माहिर। क्या बात है। ओ फॉर ओन, ए फॉर एडजस्ट और ई फॉर एक्सपर्ट। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इस तिकड़ी को हमेशा के लिए याद रखने का। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने शब्दों के कई छुपे हुए पहलुओं को समझा। हमने एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बीच के गंभीर और सामान्य के फर्क को समझा। एड्रेस के दोहरे किरदारों को देखा। एडवर्सिटी यानी आपदा और एडवर्सरी यानी शत्रु, इनके बीच की महीन रेखा को पहचाना। एडवाइस जो कि सलाह है, और एडवाइज जो सलाह देना है, उसके क्रिया और संज्ञा के खेल को पकड़ा। और अंत में अडॉप्ट, अडैप्ट और अडेप्ट की इस तिकड़ी को सुलझाया। और ये शब्द सिर्फ परीक्षा के नंबर नहीं है। ये हमें सिखाते हैं कि संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट कितना महत्वपूर्ण है। कैसे एक अक्षर या एक छोटा सा उच्चारण एक विचार को आपदा से विरोधी में या सलाह से सलाह देने की क्रिया में बदल सकता है। यह हमें एक बेहतर और ज्यादा सटीक कम्युनिकेटर बनाता है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई कुछ पढ़े या लिखे तो एक पल के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्या जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो ठीक वही कह रहा है जो कहने का इरादा है। शब्दों की यही शक्ति है। फ्रेजल वर्ब्स, इंग्लिश का वो हिस्सा जो अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जिसके बिना सच कहूं तो बात करने में मजा नहीं आता। बिल्कुल। और आज हम ऐसे ही
10 जरूरी फ्रेजल वर्ब्स पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इनका मतलब रटना नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन्हें याद रखने के तरीके और कुछ मजेदार ट्रिक्स भी सीखेंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस जानकारी के सफर को शुरू करते हैं। जरूर। तो आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब नंबर 11 है अलाउ फॉर। अलाउ फॉर। हाँ, इसकी जो किताबी परिभाषा है वो है टू टेक इनटू कंसिडरेशन, जिसका मतलब हुआ किसी चीज को ध्यान में रखना। बिल्कुल। इसे तोड़कर समझते हैं। अलाउ यानी अनुमति देना और फॉर यानी के लिए, पर यहाँ इसका सीधा मतलब वो नहीं है। अच्छा। हाँ, टू टेक इनटू कंसिडरेशन का मतलब है किसी भी चीज को अपनी प्लानिंग या अपनी सोच में शामिल करना, किसी भी संभावित सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहना। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम ट्रैफिक के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलते हैं। एकदम सही। आप ट्रैफिक के लिए अतिरिक्त समय अलाउ फॉर करते हैं, आप उस संभावना को ध्यान में रख रहे हैं। इसे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ, बिल्कुल। अलाउ में ऑल शब्द है यानी सब, तो ऐसे याद रखें कि हमें अपनी प्लानिंग में ऑल यानी सभी बातों को फॉर मतलब के लिए जगह देनी है। वाह! तो अलाउ फॉर का मतलब हुआ सभी बातों को ध्यान में रखना। एग्जैक्टली। जैसे सोचिए कि आप एक पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा मेहमानों के लिए खाना अलाउ फॉर कर रहे हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ इजाजत देना नहीं है, बल्कि किसी चीज के लिए गुंजाइश रखना है। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले पर। नंबर 12 है आंसर बैक। आंसर बैक, इसका मतलब तो कुछ नेगेटिव लग रहा है। हाँ, ये है। इसका मतलब है मुंह तोड़ जवाब देना। किताबी परिभाषा है टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी। रूडली यानी बदतमीजी से। हाँ, इसे तोड़ते हैं। आंसर मतलब जवाब देना और बैक मतलब वापस, तो पलट कर जवाब देना, और वो भी अशिष्टता से, खासकर किसी बड़े को जैसे पेरेंट्स, टीचर या बॉस को। अच्छा। तो जब कोई आपको डांट रहा हो और आप पलट कर उसे बेअदबी से जवाब दें तो आप आंसर बैक कर रहे हैं। तो इसे याद कैसे रखें? बैक का मतलब है पीछे या वापस। तो जब कोई आपको कुछ कहे और आप उसे बैक यानी पलट कर तुरंत जवाब दे तो वो है आंसर बैक। एक सीन की तरह सोचें तो। सोचिए, एक मैनेजर अपने कर्मचारी को उसकी गलती पर कुछ कह रहा है और कर्मचारी गुस्से में पलटकर बहस करने लगता है। ही इज स्टार्टिंग टू आंसर बैक। समझ गया। मतलब जब जवाब में सम्मान की जगह गुस्सा या अकड़ हो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला फ्रेजल वर्ब नंबर 13, आंसर फॉर। आंसर फॉर, इसका मतलब है जवाब देना या जिम्मेदारी लेना। इसकी परिभाषा है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। अच्छा, तो ये आंसर बैक से बिल्कुल अलग है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। आंसर फॉर का मतलब है किसी चीज के लिए जवाबदेह होना, किसी काम की, खासकर किसी गलती की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। जैसे कोई कहे यू विल हैव टू आंसर फॉर योर एक्शंस। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी होगी और उसका नतीजा भुगतना होगा। तो एक में बदतमीजी है और दूसरे में जिम्मेदारी। बिल्कुल। इसे याद रखने के लिए बस इतना सोचिए कि किसी चीज फॉर यानी के लिए आंसर देने का मतलब ही है कि आप उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे एक टीम लीडर सबके सामने कहे आई विल आंसर फॉर दिस मिस्टेक। हाँ, वो पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। अब आते हैं नंबर 14 पर, अपील टू। अपील टू, अपील करना। हाँ, अपील करना या Yes. आकर्षित करना। इसकी परिभाषा है टू बी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग टू। आकर्षक या दिलचस्प लगना। सही। ब्रेकडाउन है अपील यानी आकर्षण और टू यानी की ओर, किसी की ओर आकर्षित होना। अच्छा। जब कोई चीज आपको अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग लगती है तो वो आपको अपील टू करती है। ये खाने, कपड़ों, आइडिया, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे दिस कलर डजंट अपील टू मी, मतलब ये रंग मुझे पसंद नहीं आ रहा। या आकर्षित नहीं कर रहा। हाँ, इसकी एक ट्रिक है। बताइए। अपील शब्द कोर्ट वाली अपील जैसा लगता है। जैसे वकील जज को अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, वैसे ही कोई चीज आपके मन को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। इट ट्राइज टू अपील टू यू। से अच्छी ट्रिक है। सोचिए, आप एक दुकान की खिड़की में एक बहुत सुंदर ड्रेस देखते हैं। द ड्रेस रियली स्टार्ट्स टू अपील टू यू। वो आपको अपनी ओर खींच रही है। मतलब जो चीज दिल को भा जाए। एकदम सही। अब है नंबर 15, अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर। ये तो काफी आम है। आवेदन करना। हाँ, बिल्कुल।
टू फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग लाइक अ जॉब, यानी औपचारिक रूप से किसी चीज के लिए अनुरोध करना। फॉर्मली रिक्वेस्ट, ये जरूरी है। हाँ, ये ज्यादातर नौकरी, कोर्स, वीजा या लोन के लिए इस्तेमाल होता है। आप इन चीजों के लिए अप्लाई फॉर करते हैं। ये तो सीधा है, किसी जॉब फॉर यानी के लिए एप्लीकेशन देना। बिल्कुल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति लैपटॉप पर अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर रहा है। ही इज अबाउट टू अप्लाई फॉर अ न्यू पोजीशन। ये तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं नंबर 16 पर, जो थोड़ा कम सुनने में आता है, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है किसी के स्वास्थ्य या कुशलता के बारे में पूछना। टू एनक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ और वेलबींग। किसी का हालचाल पूछना। हाँ, पर इसमें एक खास बात है। जब आप किसी से मिलते हैं और उसके जरिए किसी तीसरे व्यक्ति का हालचाल पूछते हैं, तो आप आस्क आफ्टर देम। अच्छा, मतलब डायरेक्टली नहीं, किसी और के थ्रू। एग्जैक्टली। जैसे आई मेट रोहित एंड ही वाज आस्किंग आफ्टर यू। समझ गया। इसे याद कैसे रखें? किसी के जाने के आफ्टर यानी बाद में उसके बारे में आस्क करना, मतलब पूछना। ये तो बहुत आसान है। जैसे मैं अपने दोस्त से उसके भाई के बारे में पूछूं कि वो कैसा है आजकल। हाँ, यू आर आस्किंग आफ्टर हिज ब्रदर। ठीक है। अगला है नंबर 17, आस्क अराउंड। आस्क अराउंड, चारों ओर पूछताछ करना। बिल्कुल, टू आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन। आसपास के लोगों से पूछना। जब आपको कोई जानकारी चाहिए और आप एक ही सवाल कई अलग अलग लोगों से पूछते हैं, तो आप आस्क अराउंड करते हैं। जैसे अगर कोई चीज खो गई है। हाँ, तो आप आस पड़ोस में सबसे पूछते हैं। यू स्टार्ट टू आस्क अराउंड। अराउंड का मतलब है चारों ओर, तो चारों ओर आस्क करना। जैसे कोई टूरिस्ट रास्ता भटक गया हो और हर किसी से पता पूछ रहा हो। एकदम सही। ही इज आस्किंग अराउंड फॉर डायरेक्शंस। ठीक है। और अब नंबर 18, आस्क फॉर। आस्क फॉर, ये तो सबसे आसान है, मांग करना या पूछना। टू रिक्वेस्ट समथिंग, किसी चीज का अनुरोध करना। हाँ, जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप उसे आस्क फॉर करते हैं। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। किसी चीज फॉर के लिए आस्क करना यानी उसे मांगना। बिल्कुल, जैसे रेस्टोरेंट में कोई वेटर को बुलाकर मेन्यू मांग रहा है। ही इज आस्किंग फॉर द मेन्यू। आस्क फॉर, आस्क आफ्टर, आस्क अराउंड। आस्क के साथ बस एक शब्द बदलने से मतलब पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। और इसी लिस्ट में अगला है नंबर 19, आस्क आउट। आस्क आउट यानी प्रस्ताव रखना या बाहर चलने के लिए पूछना। हाँ, खासतौर पर एक रोमांटिक डेट के लिए। टू इनवाइट समवन फॉर अ डेट, किसी को बाहर चलने के लिए पूछना। आउट मतलब बाहर। हाँ, जैसे डिनर पर, मूवी के लिए या कॉफी पर। ही फाइनली डिसाइडेड टू आस्क हर आउट। इसकी ट्रिक तो नाम में ही है, किसी को आउट यानी बाहर जाने के लिए आस्क करना। सोचिए, एक लड़का बहुत हिम्मत जुटाकर एक लड़की के पास जाता है और उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछता है। ही इज ट्राइंग टू आस्क हर आउट। तो ये वाला तो फिल्मों में बहुत देखा है। बिल्कुल। और अब आज का हमारा आखिरी फ्रेजल वर्ब नंबर 20, अटेंड ऑन। अटेंड ऑन। अटेंड अ मीटिंग तो सुना है, पर अटेंड ऑन ये थोड़ा अलग है। इसका मतलब है सेवा करना या उपस्थित रहना। टू सर्व और प्रोवाइड असिस्टेंस। सेवा करना। हाँ, इसे तोड़ते हैं। अटेंड यानी ध्यान देना और ऑन यानी पर। किसी पर ध्यान देना, उसकी सेवा करना। तो ये किसी की देखभाल करने जैसा है। एकदम। ये अक्सर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी की देखभाल करते हैं, जैसे नर्स मरीज की देखभाल करती है या एक सेवक अपने मालिक की। दे अटेंड ऑन देम। अच्छा, इसे याद रखने के लिए सोचिए कि आप किसी के लिए ऑन ड्यूटी हैं और उस पर अटेंड कर रहे हैं, यानी उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल में एक नर्स मरीज के पास खड़ी है और उसकी जरूरतों का ध्यान रख रही है। हाँ, शी इज अटेंडिंग ऑन द पेशेंट। ये अटेंड अ मीटिंग से बहुत अलग है। तो ये थे आज के 10 फ्रेजल वर्ब्स, अलाउ फॉर से लेकर अटेंड ऑन तक। इन ट्रिक्स और विजुअलाइजेशन के साथ इन्हें याद रखना वाकई आसान हो गया है। बिल्कुल। और एक चीज पर ध्यान दिया आपने, कैसे ऑन, फॉर, बैक, आफ्टर जैसे छोटे छोटे शब्द आस्क या आंसर जैसे मुख्य वर्ब का पूरा मतलब ही बदल देते हैं। सही बात है। फ्रेजल वर्ब्स की असली ताकत शायद इन्हीं छोटे शब्दों में छिपी है। यही तो बात है। अगली बार जब भी कुछ पढ़ें या सुने तो इन पर जरूर ध्यान दें। शायद कोई नया फ्रेजल वर्ब सीखने को मिल जाए। मिल ही जाएगा, बस उस छोटे शब्द के पीछे का इरादा समझना है। इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं और एक सवाल भी छोड़ जाते हैं। क्या? अगर भाषा ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर नए मतलब बनाती है, तो क्या हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी सफलताएं भी छोटी छोटी सही दिशा में की गई कोशिशों का ही नतीजा नहीं है?
please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.